नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय एक्स्ट्रा क्लासेस में। आज हम वीट साइंस विषय से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सवाल, जो कि है जेथरो टुल ने खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया था। जिसके ऑप्शन है एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, प्रिंसिपल्स ऑफ टिलेज या द न्यू फार्मिंग। तो इसका सही जवाब है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इसका सही जवाब है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। यहाँ पे समझते हैं, जेथरो टुल को खरपतवार विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जिसे 1731 ईस्वी में लिखा, इसी पुस्तक में उन्होंने वीट और जीरो टिलेज जैसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने खरपतवारों को ऐसे पौधों के रूप में परिभाषित किया जो कि गलत जगह पर गलत समय पर उगते हैं। हमारा अगला सवाल है, खरपतवारों के कारण कृषि फसलों में होने वाले नुकसान का कितना प्रतिशत अन्य कीटों की तुलना में देखा जाता है। 20%, 26%, 33% या 45%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 33%। एक डेटा के अनुसार फसलों में खरपतवारों से सर्वाधिक 33% का नुकसान देखा जाता है, जबकि कीटों से यही नुकसान 20% और रोगों से 26% तक अनुमान लगाया जाता है। खरपतवार, जो कि प्रकाश, जल और पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे उपज में भारी गिरावट देखी जाती है। हमारा अगला सवाल है, सर्वाधिक बीज उत्पादन क्षमता किस फसल की होती है। जिसके ऑप्शन है अमरंथस विरिडिस, साइप्रस रोटंडस, चिनोपोडियम एल्बम या पार्थेनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमरंथस विरिडिस। और समझते हैं, यहाँ पे जंगली चौलाई प्रति पौधा लगभग 1,96,000 बीज उत्पन्न कर सकती है। इसकी तुलना में बथुआ 72,000 बीज, गाजर घास 5,000 बीज पैदा करते हैं। कुछ अन्य जैसे कि जंगली धान 7 लाख बीज तक दे सकते हैं, जो खरपतवारों के तेजी से फैलने का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है। हजार दाना, जिसे फाइलेंथस निरूरी कहते हैं, किस श्रेणी का खरपतवार है। बहुवर्षीय, अल्पकालिक, द्विवर्षीय या परजीवी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्पकालिक। हजार दाना एक इफीमेरल खरपतवार है जो अपना जीवन चक्र बहुत कम समय, जो कि 2 से 4 सप्ताह में ही पूरा कर लेता है। विशेष रूप से वर्षा ऋतु में यह तेजी से वृद्धि करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए स्वयं को सुप्त अवस्था में डाल लेता है या सुप्त अवस्था में चला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यानाशी, जिसका साइंटिफिक नाम आर्जिमोन मैक्सिकाना है, के बीजों की मिलावट से कौन सा रोग होने का खतरा रहता है। ऑप्शन ए अस्थमा, ऑप्शन बी गोइटर, ऑप्शन सी ड्रॉपसी या ऑप्शन डी पेलाग्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रॉपसी। अब समझते हैं ड्रॉपसी के बारे में थोड़ा सा। खरपत सत्यानाशी के बीजों में सेनिग्रीन नामक विषैला एल्कलाइड पाया जाता है। यदि इसके बीज जो हैं वो सरसों के बीजों के साथ में मिल जाएं और इसका तेल निकाला जाता है, तो उसके सेवन से ड्रॉपसी नामक रोग हो जाता है। 1998 ईस्वी में दिल्ली में ड्रॉपसी रोग देखा गया था। इसके प्रमुख लक्षण जो रहते हैं, शरीर में सूजन आ जाती है, हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमारा अगला सवाल है, धान की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। इसके ऑप्शन है 0 से 15 दिन, 15 से 45 दिन, 45 से 60 दिन या इंटायर ग्रोथ पीरियड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 45 दिन। देखिए, धान के लिए 15 से 45 दिन का समय सबसे महत्वपूर्ण रहता है। यदि इस दौरान में खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया जाता है तो उपज में 40 से 80% की कमी आ सकती है। अब आप समझिए कि खरपतवारों से कितना ज़्यादा नुकसान मुख्य फसल में देखा जा सकता है। अलग अलग फसलों में यही समय अलग अलग रहता है। जैसे कि गेहूं में यही समय 30 से 45 दिन और गन्ने में यही समय जो है वो 30 से 120 दिन का देखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा खरपतवारों के प्रसार को हम क्या कहते हैं। हाइड्रो चोरी या एनिमो चोरी या जू चोरी या ऑटो चोरी। तो इसका सही जवाब है
एनिमोचोरी। अब समझते हैं वायु द्वारा प्रसार को एनिमोचोरी कहते हैं। इसमें बीजों में विशेष संरचनाएं जैसे कि पैपस या सोमोस होती हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। जल द्वारा जब इसके बीजों का प्रसार होता है तो उसे हाइड्रोचोरी, और जानवरों द्वारा जब यही प्रसार होता है तो उसे जू चोरी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नकलची खरपतवार जिसे कि मिमिक्री वीट कहते हैं का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आर्जिमोन इन मस्टर्ड, फाइलेरिस माइनर इन वीट, कस्कुटा इन लूसर्न या चिनोपोडियम इन वीट। इसका सही जवाब है फाइलेरिस माइनर इन वीट। अब समझते हैं नकलची खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो आकारिकी में मुख्य फसल के समान होते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल में गेहूं का मामा जो कि मुख्य नकलची खरपतवार है, इसे केवल वानस्पतिक अवस्था में ही पहचान सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इनेट डोरमेंसी का मुख्य कारण क्या है? डीप सोइंग ऑफ सीड्स, जेनेटिक और सीड कोड फैक्टर्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर या लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक और सीड कोड फैक्टर्स। समझते हैं हार्पर ने 1977 ईस्वी में बताया कि इनेट डोरमेंसी जो होती है वो आनुवंशिक कारण या कठोर बीज आवरण के कारण उत्पन्न होती है या बीज के साथ ही आती है, जबकि जो इन्फोर्स्ड डोरमेंसी तब होती है जब बीजों को हम अधिक गहराई में बो देते हैं और वो ठीक से अंकुरण नहीं कर पाते। इसे ही इन्फोर्स्ड डोरमेंसी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अमरवेल जिसे कि कस्कुटा कहते हैं किस प्रकार का परजीवी खरपतवार है? टोटल रूट पैरासाइट है या पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है या पार्शियल रूट पैरासाइट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टोटल स्टेम पैरासाइट है। अब देखते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा। अमरवेल एक पूर्ण तना परजीवी टोटल स्टेम पैरासाइट है। यह मुख्य रूप से लूसर्न जिसे रिज्का कहते हैं जैसी फसलों को प्रभावित करता है। याद रखने के लिए क्लोज नाम से एक ट्रिक रख सकते हैं, जैसे कि कस्कुटा जो है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, लोरंथस जो कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, स्ट्राइगा जो कि पार्शियल रूट पैरासाइट है, और वंकी जो कि टोटल रूट पैरासाइट है। इन चारों में से आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर ही मिल जाते हैं। आपका जो अगला सवाल है वो है आपत्तिजनक खरपतवार जिसे कि ऑब्जेक्शनेबल वीड कहते हैं, इसका क्या अर्थ रहता है? वीड दैट्स लुक लाइक क्रॉप्स, वीड्स हुज सीड्स आर हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम क्रॉप्स। अगला ऑप्शन है वीड्स दैट आर पॉइजनस टू लाइव स्टॉक, और अगला ऑप्शन है वीड्स दैट्स ग्रो इन नॉन एग्रीकल्चर एरियाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीड्स हुज सीड्स आर हार्ड टू सेपरेट फ्रॉम क्रॉप्स। समझते हैं आपत्तिजनक खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जिनके बीजों का आकार, वजन और माप फसलों के बीजों के बिल्कुल समान होता है। इन्हें आसानी से अलग करना बहुत ही कठिन रहता है, जैसे कि सरसों के में सत्यानाशी के बीजों का मिलना या बरसीम में कासनी वाला जो प्रश्न है वो बहुत ही पूछा जाता है अलग अलग एग्ज़ाम्स में। हमारा अगला सवाल है गाजर घास पार्थेनियम के जैविक नियंत्रण के लिए किस बायो एजेंट का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं नियोचिटना इनकॉर्निया, अगला ऑप्शन है जाइगोग्रामा बाइकोलाटा, अगला ऑप्शन है डैक्टिलोफिलस टोमेटोसस, अगला ऑप्शन है क्रोसिडोसिमा लेंटाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा, ऑप्शन नंबर बी। समझते हैं थोड़ा सा जाइगोग्रामा बाइकोलाटा जिसे मैक्सिकन बीटल कहते हैं गाजर घास के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी है। यह पत्तों को खाकर पौधे को नष्ट कर देता है। नियोचिटना का प्रयोग जलकुंभी के लिए और डैक्टिलोफियस का प्रयोग नागफनी के लिए किया जाता है। हमारा अगला सवाल है सल्फोसल्फ्यूरान शाकनाशी का प्रयोग किस फसल में प्रमुखता से किया जाता है? जिसके ऑप्शन हैं राइस, मेज, व्हीट या कॉटन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्हीट। गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए
सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग बुवाई से 25 से 35 दिन पर किया जाता है। इसकी जो खुराक रहती है 25, इसकी जो डोज रहती है 25 से 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पैराकॉट किस श्रेणी का खरपतवार है? इसके ऑप्शन है सेलेक्टिव और सिस्टमिक, दूसरा ऑप्शन है नॉन सेलेक्टिव एंड कॉन्टैक्ट, तीसरा ऑप्शन है सेलेक्टिव एंड कॉन्टैक्ट, चौथा ऑप्शन है सॉइल स्टेरलेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पैराकॉट जो है वो नॉन सेलेक्टिव एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। पैराकॉट और डाइकॉट नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट शाकनाशी हैं। ये केवल पौधे के उन भागों को नष्ट करते हैं जो इनके संपर्क में आते हैं। इसका उपयोग जीरो टिलेज में खरपतवारों को तुरंत जलाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन पीपीआई के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है 2,4-D, ब्यूटाक्लोर, फ्लुक्लोरीन एंड ग्लाइफोसेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्लुक्लोरीन, जिसे कि वैसालीन कहते हैं। फ्लुक्लोरीन वैसालीन को बुवाई से पहले मिट्टी में मिलाया जाता है क्योंकि यह धूप में उड़ने वाला रसायन है। इसे मिट्टी की ऊपरी परत में मिलाने से यह खरपतवारों के अंकुरण को रोकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है LD50 का मान का अर्थ क्या है? यह विषाक्तता से कैसे संबंधित रहता है? इसके ऑप्शन है हायर द LD50 वैल्यूज हायर द टॉक्सिसिटी, लोअर द LD50 वैल्यू हायर द टॉक्सिसिटी। इसका अगला ऑप्शन है LD50 ओनली अप्लाइज टू बायो एजेंट्स। अगला ऑप्शन है इट मेजर्स द लाइफ ऑफ अ सीड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोअर द LD50 वैल्यू हायर द टॉक्सिसिटी। समझते हैं LD50 इसे लीथल डोज 50% के नाम से जाना जाता है। उस मात्रा को दर्शाता है जो 50% जनसंख्या को मार सके। LD50 का मान जितना कम होगा रसायन उतना ही अधिक विषाक्त होगा। जैसे कि लाल रंग के लेबल वाले रसायन जो हैं इनका LD50 जो रहती है वो मान कम रहता है, प्रति 50 mg प्रति किलोग्राम रहता है इनका मान। यह अत्यधिक विषैला रहता है। हमारा अगला सवाल है खरपतवार अनुसंधान निषेधालय डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, भोपाल, जबलपुर मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है जबलपुर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन पर शोध करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हमारा अगला सवाल है मोथा, जिसे कि साइप्रस रोटंडस कहते हैं, का वानस्पतिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसके माध्यम से होता है? इसके ऑप्शन है रनर्स, राइजोम, ट्यूबर्स या बल्ब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबर्स। मोथा, जिसे साइप्रस रोटंडस कहते हैं, का प्रवर्धन ट्यूबर्स के माध्यम से होता है। ये जो कंद हैं मिट्टी में अधिक गहराई तक चले जाते हैं जिससे इन्हें उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। दूब घास में रनर्स के माध्यम से प्रोपोगेशन होता है और जो कास है उसमें राइजोम के द्वारा इसका प्रसार, मतलब जो बाल प्रोपोगेशन प्रसार उसके माध्यम से होता है। स्टेल सीड बेड विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्रयोग करने से इसका क्या उद्देश्य रहता है? तो इसके ऑप्शन है डीप प्लूइंग ऑफ सॉइल, ऑप्शन नंबर बी है जो है प्रमोटिंग बीट जर्मिनेशन बिफोर सोइंग क्रॉप्स, ऑप्शन सी है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ऑप्शन डी है यूज ऑफ मल्च। तो इसका सही जवाब है प्रमोटिंग बीट जर्मिनेशन बिफोर सोइंग क्रॉप्स। इस विधि में खेत तैयार करने के बाद सिंचाई की जाती है ताकि खरपतवार उग आएँ, फिर उन्हें यांत्रिक या शाकनाशी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसके बाद मुख्य फसल की बुवाई की जाती है। यह विधि मुख्य रूप से खरपतवारों के दबाव को कम कर सकती है। हमारा अगला सवाल है आइसोप्रोट्यूरान के प्रति किस खरपतवार ने प्रतिरोध विकसित कर लिया है? इसके ऑप्शन है बथुआ, ऑप्शन डी फाइलेरिस माइनर, ऑप्शन सी वाइल्ड ओट्स या ऑप्शन डी सत्यानाशी। तो इसका सही जवाब है फाइलेरिस माइनर। गेहूं का मामा इसमें आइसोप्रोट्यूरान के प्रति जो रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया है। अब इसकी जगह पर सल्फोसुल्फ्यूरान नामक जो शाकनाशी है
इसका प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं इधर थोड़ा सा। पैलेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मावा कहते हैं, गेहूं के फसल में लंबे समय तक प्रयोग के कारण आइसोप्रोटोन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। अब इसके स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान या क्लोडिनाफोप का उपयोग किया जाता है। हमारे 20 MCQ की क्लास आज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।